l'ennemi nous attaque. 14 जुलाई 1789 इस दिन फ्रांस में एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसने कि वर्ल्ड हिस्ट्री का रुख ही बदल कर रख दिया। इस दिन फ्रांस के लोगों ने अपने राजा लुई 16 की तानाशाही के खिलाफ आक्रोश जताते हुए मोनार्कियल पावर के सिंबल बिस्टाइल फोर्ट को डिमोलिश कर दिया और इस इंसिडेंट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जिसके आइडियल्स लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी आगे चलकर डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स या फिर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस की फाउंडेशन बने। तो आज इस वीडियो में हम फ्रेंच रेवोल्यूशन या फिर फ्रांसीसी क्रांति का इतिहास जानेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है, क्यों हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा। इन्हीं सब चीज़ों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। थैंक यू वेरी मच। 1789 से नवंबर 1799 के बीच फ्रेंच सोसाइटी में फंडामेंटल पॉलिटिकल और सोशल चेंजेस लाने के लिए जो स्ट्रगल था उसे ही फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जाता है। हर रेवोल्यूशन की तरह ही फ्रेंच रेवोल्यूशन भी पुराने सिस्टम के फेलियर और करप्शन का रिजल्ट था। फ्रेंच सोसाइटी 18th सेंचुरी की बाकी की कंट्रीज़ की तरह ही फ्रांस में भी एब्सोल्यूट मोनार्की थी और उस टाइम फ्रेंच सोसाइटी 3 स्टेट्स या फिर क्लासेस में डिवाइड थे, जिनमें पहला स्टेट था क्लर्जी यानी कि चर्च और उसके मेंबर्स। सेकंड स्टेट्स किंग को सर्व करने वाले मिनिस्टर्स और उनकी फैमिलीज जो थी वो नोबेलिटी में आती थी। थर्ड स्टेट फर्दर 3 लेवल पे डिवाइड था, जिनमें फर्स्ट लेवल में थे बिग बिजनेसमैन या फिर वेल्दी लोग, और सेकंड में थे पेजेंट्स यानी कि किसान और कारीगर लोग, और थर्ड लेवल पे जो फ्रेंच सोसाइटी के सबसे गरीब लोग थे वो आते थे, जैसे कि स्मॉल पेजेंट्स या फिर लेबर वगैरह। फ्रांस की टोटल पॉपुलेशन में से 90% पॉपुलेशन पेजेंट्स या फिर किसानों की थी, लेकिन इनमें से काफ़ी कम ही किसानों के पास अपनी खुद की ज़मीन हुआ करती थी कल्टीवेट करने के लिए। वहीं 60% जो फ्रेंच लैंड थी वो मुट्ठी भर क्लर्जी, नोबेलिटी या फिर थर्ड स्टेट के रिच मेंबर्स ने ओन कर रखी हुई थी। इसके अलावा फर्स्ट 2 स्टेट्स क्लर्जी और नोबेलिटी के मेंबर्स के पास कुछ खास प्रिविलेजेस भी थे जो कि उन्हें उनके जन्म के वक्त से ही मिला करती थी, जिनमें से एक ये था कि उन्हें किसी भी प्रकार के टैक्सेस को पे नहीं करना पड़ता था। टैक्सेस तो वो पे नहीं करते थे, लेकिन इसके अलावा उनके पास ये अधिकार भी था कि वो थर्ड स्टेट के मेंबर से टैक्स वसूल सकते थे। फर्स्ट स्टेट यानी कि चर्च के मेंबर्स पेजेंट्स पर तिथ्य नामक एक टैक्स लगाया करते थे, जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का 1/10 हिस्सा पेजेंट्स को चर्च के पास देना पड़ता था। इसके अलावा थर्ड स्टेट के मेंबर्स को डे टू डे कंज्यूम होने वाली आइटम्स जैसे कि नमक और तंबाकू पर तेल नामक टैक्स पे करना पड़ता था, जो कि स्टेट यानी कि मोनार्क या फिर किंग के पास जाता था। शॉर्ट में कहा जाए तो फ्रांस में जितने भी टैक्सेस उस टाइम पर लगा करते थे वो सिर्फ थर्ड स्टेट के मेंबर्स को ही पे करने पड़ते थे, और इससे हमें यह भी पता लगता है कि फ्रेंच सोसाइटी कितनी अनइवन थी और टैक्सेशन सिस्टम कितना ज़्यादा बायस हुआ करता था। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर किन कारणों की वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। फर्स्ट कोज एम्प्टी ट्रेजर। 1774 में फ्रेंच बोर्बन डायनेस्टी के लुई 16 20 साल की उम्र में फ्रांस के राजा बने, और जब वो राजा बने तो उन्होंने पाया कि उनकी जो शाही खजाना था वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। इसके ऊपर से लुई 16 ने 13 अमेरिकन कॉलोनीज़ को उनके जानी दुश्मन ब्रिटेन से आज़ादी पाने में हेल्प करी थी। इसके अलावा वर्सिलेस रॉयल पैलेस, कोर्ट, यूनिवर्सिटीज़, आर्मीज़, स्कूल्स, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा इन सब का खर्चा चलाने के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट या फिर लुई 16 को कर्जा लेना पड़ा, और जिन लोगों से फ्रेंच गवर्नमेंट ने कर्जा लिया था वो इन लोन्स पर 10% इंटरेस्ट रेट चार्ज करा करते थे। सेकेंड कोज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। 1700 से 1789 के बीच फ्रांस की आबादी 18 मिलियन से बढ़कर 28 मिलियन हो गई, जिस वजह से बढ़ती हुई आबादी को फीड करने के लिए जो फूड ग्रेन्स की जो डिमांड थी वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो फूड ग्रेन्स की प्रोडक्शन की पेस थी या फिर रफ्तार थी वो डिमांड को कैचअप नहीं कर पाई, और इस वजह से फूड शॉर्टेजेस होने लग गई, और फूड शॉर्टेजेस की वजह से जो फूड ग्रेन्स के प्राइसेस थे वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गए। इस वजह से फ्रेंच सोसाइटी में अमीर और गरीब के बीच की इनइक्वालिटीज़ काफ़ी बढ़ने लगी। ऊपर से मौसम की बाहर सिचुएशन को और भी ज़्यादा भयानक बना दिया करती थी, और इस टाइम तक जो फ्रेंच लोग थे वो फूड जैसी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी पूरा नहीं कर पा रहे थे।
थर्ड कोज राइज ऑफ मिडिल क्लास। ऐसा नहीं था कि 1789 से पहले लोगों ने ऑप्रेसिव सिस्टम के खिलाफ बगावत नहीं करी थी या फिर करने की नहीं सोची थी, लेकिन अल्टीमेटली गाइडेंस और लीडरशिप के अभाव में ये रिवोल्ट्स आसानी से फेल हो जाया करते थे। लेकिन 18वीं सेंचुरी की शुरुआत से ही फ्रेंच सोसाइटी में एक नई क्लास यानी कि मिडिल क्लास का इन्फ्लुएंस काफ़ी तेज़ी से बढ़ने लगा था, जो कि ओवरसीज ट्रेड और टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग से वेल्दी बन रहे थे। जितने भी ये मिडिल क्लास लोग थे एजुकेटेड बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे और ये बाय बर्थ मिलने वाली प्रिविलेजेस के भी सख्त खिलाफ थे। इनका मानना ये था कि किसी व्यक्ति की सोशल स्टेटस उसके मेरिट या फिर टैलेंट पर बेस होनी चाहिए थी, ना कि सिर्फ इस वजह से किसी व्यक्ति को ज़्यादा महत्व मिलना चाहिए था कि वो अपर स्टेट्स में पैदा हुआ है या फिर वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करता है। इसी तरह के एजुकेटेड लोग फ्रीडम, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, इक्वल लॉज जैसे आइडियाज़ पर बेस्ड सोसाइटी की इमेजिनेशन करने लगे थे। इसी तरह के रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ को फर्दर जीन जैक्स रूसो, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू जैसे फिलोसोफर्स ने अपने बुक्स के माध्यम से और ज़्यादा एक्सटेंड किया। इन फिलोसोफर्स के आइडियाज़ जैसे कि डिवीजन ऑफ पावर, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी एक्सेट्रा एक्सेट्रा बुक्स और न्यूज़पेपर्स के माध्यम से फ्रेंच सोसाइटी में सर्कुलेट होने लगे और जो लोग पढ़ने लिखने में असमर्थ थे उनके बीच इन आइडियाज़ को ज़ोर ज़ोर से पढ़ा जाता था, जिसकी वजह से लोगों में रेवोल्यूशनरी सेंटिमेंट्स को बढ़ावा मिलने लगा। फोर्थ कोज स्टेट जनरल मीटिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो शाही खजाना था वो ख़त्म हो चुका था और लुई 16 ने गवर्नमेंट चलाने के लिए और स्टेट चलाने के लिए कर्जा ले रखा था। तो इसी सिलसिले में लुई 16 ने 5 मई 1789 को स्टेट जनरल मीटिंग को बुलाने का ऐलान किया। स्टेट जनरल असेंबली फ्रांस की एक ऐसी पॉलिटिकल बॉडी थी जहां पर टैक्स बढ़ाने को लेकर और इसी तरह के और डिसीजंस को डिस्कस करा जाता था और इस मीटिंग में तीनों स्टेट्स के लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजा करते थे। 1789 से पहले आखिरी बार 1614 में स्टेट जनरल असेंबली की मीटिंग को बुलाया गया था और इस मीटिंग को बुलाने का जो निर्णय था वो सिर्फ किंग ही ले सकता था, इसके अलावा किसी के पास ऐसा अधिकार नहीं था। जैसा कि थर्ड स्टेट के मेंबर्स की जो फाइनेंशियल हालत थी वो कुछ ज़्यादा खास अच्छी नहीं थी, ऊपर से स्टेट जनरल मीटिंग का साफ मतलब ये था कि टैक्सेस बढ़ने वाले हैं और इसी वजह से राजा को लेकर जो लोगों के बीच आक्रोश था वो बढ़ने लगा। 5 मई को वर्सेलिस पैलेस के हॉल में तीनों स्टेट के मेंबर्स के सामने टैक्स बढ़ाने का प्रपोजल रखा गया। इस मीटिंग में फर्स्ट और सेकंड स्टेट के 300 रिप्रेजेंटेटिव्स और थर्ड स्टेट के 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे। इस मीटिंग में थर्ड स्टेट के एजुकेटेड और प्रॉस्परस मेंबर थर्ड स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, क्योंकि जो पेजेंट्स, आर्टिसंस और विमेन थी उन्हें वर्सेलिस में उनकी एंट्री जो थी वो निषेध थी। हालांकि इन सभी लोगों ने अपनी डिमांड्स को थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स के पास एक लेटर द्वारा पहुंचा दिया था। टैक्स बढ़ाने के प्रपोजल को लेकर जब स्टेट जनरल असेंबली में वोटिंग की बारी आई तब थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने ये डिमांड करी राजा से कि इस बार पूरी असेंबली की वोटिंग हो जहां पर हर व्यक्ति के पास एक वोट हो। यूजुअली स्टेट जनरल असेंबली की वोटिंग में तीनों स्टेट्स के पास अपना एक एक वोट होता था, जैसे कि फर्स्ट स्टेट के पास एक वोट, सेकंड और थर्ड के पास एक एक वोट, और जो फर्स्ट 2 स्टेट्स थे यानी कि क्लर्जी और नोबेलिटी वो राजा के सपोर्टर्स थे और वो किंग के फेवर में ही वोट करने वाले थे। और इसी अनफेयर वोटिंग सिस्टम के बदौलत लुई 16 जो टैक्स इंक्रीज करने का प्रपोजल था उसको पास कराने वाले थे। लेकिन जब थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने 1 वोट 1 वैल्यू 1 पर्सन वाला कॉन्सेप्ट किंग के सामने इंट्रोड्यूस किया तो उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया, जिसके चलते विरोध में थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने वर्सेलिस पैलेस से वॉकआउट कर लिया। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने आप को सिर्फ थर्ड स्टेट का नहीं बल्कि पूरे फ्रेंच नेशन की वॉइस मानते थे और इसके चलते ही उन्होंने 20 जून 1789 को वर्सेलिस के इंडोर टेनिस कोर्ट में अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हुए लुई 16 की पावर्स को लिमिट में रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करने की प्रतिज्ञा ली।
एक तरफ जहां वर्सेलस में नेशनल असेंबली फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ फ्रांस में क्योस धीरे धीरे फैलने लगा था। कड़ाके की सर्दी की वजह से फसल कुछ खास अच्छी नहीं रही थी और इस वजह से फूड ग्रेन्स के दाम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके थे। ऊपर से शॉप ओनर्स और बेकरी ओनर्स ने जमाखोरी शुरू कर दी थी अनाज की, और इस वजह से फूड स्कैरसिटी बढ़ने लगी थी और लोगों ने फूड के लिए दुकानों को लूटना शुरू कर दिया था। इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए लुई 16 ने फ्रांस की राजधानी पेरिस में आर्मी की ट्रूप्स को भेजना शुरू किया, लेकिन 14 जुलाई 1789 को राजा लुई 16 और आर्मी की ट्रूप से गुस्साई भीड़ ने बिस्टाइल फोर्ट, जो कि राजा की इंपीरियल पावर का सिंबल था, उसे डिमोलिश कर दिया। वहीं इसी टाइम विलेजेस में अफवाहें फैलने लगी कि जो ज़मींदार लोग हैं वो पेजेंट्स की पकी हुई फसलों को लूटने के लिए लुटेरों की गैंग तैयार कर रहे हैं, और इसी वजह से पेजेंट्स ने लैंडलॉर्ड्स और नोबल्स पर अटैक्स करने शुरू कर दिए थे। अपने खिलाफ होते हुए रिवोल्ट्स को देखकर लुई 16 ने फाइनली नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया। 4 अगस्त 1789 की रात को नेशनल असेंबली ने लैंडलॉर्ड्स द्वारा लगाए गए टैक्सेस को एबॉलिश कर दिया। इसके अलावा क्लर्जी और नोबिलिटी के मेंबर्स को अपनी प्रिविलेजेस त्यागनी पड़ी और तिथे जैसे टैक्सेस को भी एबॉलिश कर दिया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन के पार्ट 1 में बस इतना ही, और पार्ट 2 जिसे कि मैं मोस्ट प्रोबेबली कल तक रिलीज़ कर दूंगा, उसमें हम फ्रांस की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से लेकर डायरेक्टरी रूल तक की कहानी को जानेंगे। तो प्लीज़ इस वीडियो के बाद उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ ज़रूर से लाइक का बटन दबा देना। नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक का बटन भी दबा सकते हैं, और ज़्यादा ही पसंद आ गई वीडियो तो शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ऑन कर देना। थैंक यू वेरी मच।